नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमर्स डॉट रेल। आज मैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 2 यानी कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सेकंड पेपर COM 106 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर के उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी या उसके संबद्ध कॉलेजों में अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये सेकंड पेपर का पहला पार्ट है। पहला क्वेश्चन, हाँ, शुरू करने से पहले इस बात पर ध्यान देंगे कि यदि आप जो है कॉमर्स के सभी पेपर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कॉमर्स के पेपर्स के बारे में जानकारियां चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर इम्पोर्टेंट जानकारियां मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन इज, पूर्ण सकारात्मक सहसंबंध होता है। आंसर होगा +1। यही पूछ दे कि परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन इज, यानी पूर्ण नकारात्मक सहसंबंध पूछ ले तो आंसर होगा -1। ठीक है, तो यहां पर तो आपका क्वेश्चन है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, पूर्ण सकारात्मक सहसंबंध, तो आंसर होगा +1, आंसर होगा ए। ठीक है, आंसर होगा ए +1। देखिए, अभी मैंने बताया था परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन कब होगा, जब -1 होगा। परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन यानी पूर्ण नकारात्मक सहसंबंध को -1 कहते हैं। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिमिट्स ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज, कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की सीमा है, तो आप सीधा आंसर देंगे -1 और +1 के बीच में। आंसर होगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन इज नॉट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक की गणना करने की कौन सी विधि नहीं है। तो देखिए, कार्ल पियर्सन ने भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में बताया है, स्पीयरमैन ने भी बताया है, और कॉन्करेंट डेविएशन मेथड भी सहसंबंध गुणांक की ही विधि है। ये जो फिशर्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, उन्होंने कोई विधि नहीं बताई थी फिशर्स ने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के संबंध में। तो आपसे पूछा है कि विच वन इज नॉट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन, तो आंसर होगा बी, फिशर का सहसंबंध गुणांक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेथड ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाज प्रोपाउंडेड इन। ठीक है, कार्ल पियर्सन ने सहसंबंध गुणांक किस सन में प्रतिपादित किया था, तो 1890, यानी कि आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन इज, सहसंबंध का अभाव होता है, कब होता है। डिफरेंट पॉइंट्स आर स्कैटर्ड, जब अलग अलग बिंदु बिखरे हुए हों। सर्टेन ट्रेंड इज नॉट क्लियर, कोई प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं हो रही हो, बोथ, दोनों ही कंडीशन में, या कोई नहीं, इनमें से कोई आंसर सही नहीं। तो देखिए, जब कोरिलेशन नहीं होता है तो जब आप दोनों वैल्यूज़ को डायग्राम पे, ग्राफ पे अंकित करेंगे तो कोई, ये जो वैल्यूज़ हैं वो बिखरे हुए होंगे, ये जो पॉइंट होंगे वो बिखरे हुए होंगे और उससे कुछ क्लियर नहीं होगा। ठीक है, उससे कोई ट्रेंड क्लियर नहीं होगी। तो ये जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका सी। दोनों ही जो ऊपर दिए गए हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स आर स्कैटर्ड, अलग अलग बिंदु बिखरे हुए हैं, एंड सर्टेन ट्रेंड इज नॉट क्लियर, ये दोनों जो है कोरिलेशन के अब्सेंस को बताते हैं। आंसर होगा सी, यानी दोनों कंडीशन में सहसंबंध का अभाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निर्धारण गुणांक है, आर स्क्वायर, यानी आर यानी सह संबंध का जो वर्ग होता है उसको निर्धारण गुणांक कहते हैं। यही क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन इज, अनिर्धारण गुणांक कौन सा है।
कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन इज, तो आप बताएंगे 1 माइनस आर स्क्वायर। ध्यान देंगे, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर, निर्धारण गुणांक आर स्क्वायर। और अगर ये पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, तो आप बताएंगे 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अनिर्धारण गुणांक को पूछेगा, अगर निर्धारण के आगे अ लगा देगा तो 1 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। फिलहाल 7th नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, आर स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू, संभाव्य त्रुटि बराबर होती है, किसके बराबर होती है? लिखा है 0.6745 स्टैंडर्ड एरर, सही है ये तो। 2/3 स्टैंडर्ड एरर, ये भी सही है। 0.6745 1 माइनस, देखिए इंग्लिश में सही लिखा है, ये अंडर रूट एन पे है, देखिए इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी वाले में सॉरी सही लिखा है 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट एन, ये भी सही है। यानी ऑल ऑफ दीज, ये जो अंडर रूट इंग्लिश वाले क्वेश्चन में लगा हुआ है वो एन पे है, वो गलती से वहाँ पे प्रिंट है, देखिए हिंदी वाले में सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो 8वें क्वेश्चन का जो ऑल ऑफ दीज आंसर होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ इन 2 सीरीज द चेंज अकर्स इन सेम डायरेक्शन द कोरिलेशन इज, यदि 2 श्रृंखलाओं में या 2 श्रेणियों में एक ही दिशा में परिवर्तन हो तो सहसंबंध होगा। कैसा होगा? धनात्मक, सकारात्मक, पॉजिटिव जिसको आप कहते हैं। और यही क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि यदि 2 सीरीज में अपोजिट दिशा में यानी विपरीत दिशा में परिवर्तन होगा, विपरीत दिशा में हैं, तो सहसंबंध कैसा होगा? तो आप बोलेंगे नकारात्मक यानी कि निगेटिव। ठीक है, फिलहाल यहाँ क्वेश्चन है कि 2 सीरीज में अगर एक ही दिशा में परिवर्तन हो तो सेम डायरेक्शन हो, तो आंसर होगा ए, सकारात्मक, पॉजिटिव। देखिए नया फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ ही गया कि इफ इन 2 सीरीज द चेंज अकर्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन सॉरी, द कोरिलेशन इज, अपोजिट डायरेक्शन में पूछ लिया तो मैंने बता रखा है कि आंसर होगा निगेटिव, आंसर होगा बी। देखिए कार्ल पियर्सन वाज ए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल पियर्सन कौन थे? प्राणी शास्त्री। कार्ल पियर्सन थे बायोलॉजिस्ट, प्राणी शास्त्री या जीव विज्ञानी, आंसर होगा बी। कोरिलेशन कैन बी, सहसंबंध हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भी हो सकता है, ऑल ऑफ दीज, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड एरर यानी कि प्रमाप विभ्रम होता है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट एन होता है। ठीक है, ये सही है। 3/2 ऑफ प्रोबेबल एरर, ये भी सही है। बोथ, ये भी सही है। तो यानी बोथ ही सही होगा क्योंकि ऊपर वाले दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू, ए वाला आंसर भी सही है, बी वाला भी आंसर सही है, यानी सी में लिखा है कि ए और बी बोथ, तो ये आंसर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनरली आर इज सिग्निफिकेंट, आर मतलब सहसंबंध महत्वपूर्ण होता है, कब महत्वपूर्ण होता है? आपको बता दें कि जब सहसंबंध संभाव्य विभ्रम के 6 गुने से अधिक होता है या 6 गुना होता है, तभी वो महत्वपूर्ण होता है। तो आंसर होगा इसमें सी, व्हेन आर इज 6 टाइम ऑफ प्रोबेबल एरर, जब सहसंबंध गुणांक जो है संभाव्य विभ्रम का 6 गुना होता है, व्हेन आर इज 6 टाइम ऑफ प्रोबेबल एरर, तभी वह महत्वपूर्ण होता है। आंसर होगा सी। नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन इज,
कोरिलेशन का सहसंबंध का कोई प्रमाण नहीं होता है जब R इज लेस देन ऑफ P, जबकि सहसंबंध गुणांक संभाव्य विभ्रम से कम है, तो इसका मतलब है कि दो चरों में कोई सहसंबंध आपस में नहीं है। आंसर होगा बी, व्हेन R इज लेस देन ऑफ P, जब R P से क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, which of the following is not correct। तो देखिए इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, नहीं ये नहीं हट जाएगा, कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो देखिए पहला ऑप्शन √bxy इंटू by(x), यानी पहला ऑप्शन सही है, बाकी दोनों ऑप्शन, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि दूसरे में शर्त नहीं है, सी वाला होगा नहीं, नन वाला भी नहीं होगा। तो आंसर होगा, देखिए विच इज करेक्ट होगा, तो करेक्ट वाले में आंसर होगा ए। ठीक है। रैंक डिफरेंस मेथड वाज प्रोपाउंडेड बाय, रैंक डिफरेंस मेथड, रैंक अंतर विधि कौन दिया था, आपको मालूम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं, मैं जो सही वाला है वही पढ़ दे रहा हूं। बोथ द चेंज ऑफ स्केल एंड द चेंज ऑफ ओरिजिन हैव नो इफेक्ट ऑन कोरिलेशन, कहता है कि चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का कोई भी प्रभाव कोरिलेशन पर नहीं पड़ता है, यानी कि सहसंबंध गुणांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किस चीज का, कहता है कि देखिए, कहता है कि जो सहसंबंध गुणांक होता है उस पर स्केल के चेंज होने का या मूल बिंदु ओरिजिन के चेंज होने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए कहता है कि मूल बिंदु में चेंज से आशय ये होता है कि अगर कोई भी x या y दो चर दिए गए हैं, ठीक है, उसमें कोई भी नंबर जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो सहसंबंध पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और स्केल में परिवर्तन का मतलब ये है कि अगर x और y जरों में, ठीक है, जो वेरिएबल्स दिए गए हैं x और y, ठीक है, किसी भी नंबर से भाग दे दिया जाए उनमें या गुणा कर दिया जाए तो भी सहसंबंध गुणांक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपका देखिए पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज करेक्ट, तो बोथ द चेंज ऑफ स्केल एंड द चेंज ऑफ ओरिजिन हैव नो इफेक्ट ऑन कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, हिंदी में देख लेंगे, सहसंबंध गुणांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो सहसंबंध गुणांक के बारे में जब आप बात करते हैं, ठीक है, तो आप देखिए, आप बताएंगे कि पैमाने में परिवर्तन और मूल में परिवर्तन का दोनों का ही कोई भी प्रभाव सहसंबंध पर नहीं पड़ता है, यानी चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन कंसर्निंग द कोरिलेशन एनालिसिस बिटवीन टू सेट्स ऑफ डेटा। कहता है दो सेटों के बीच सहसंबंध विश्लेषण के सही विकल्प चुने। पहला विकल्प दिया है मल्टीपल कोरिलेशन इज ए कोरिलेशन एनालिसिंग कंपेरिजिंग टू सेट ऑफ डेटा। ना, मल्टीपल कोरिलेशन में तो बहुत से सेट होते हैं ना, पार्शियल कोरिलेशन में भी बहुत से होते हैं, लेकिन हम बाकी को स्थिर मानकर, कुछ को फिक्स मानकर बाकी दो चरों के बीच अध्ययन करते हैं। और सिंपल कोरिलेशन इज कोरिलेटेड एनालिसिस ऑफ कंपेयरिंग टू सेट ऑफ डाटा। देखिए सिंपल वाले में टू सेट ऑफ डेटा होते हैं, एक साधारण सहसंबंध में क्या होता है, दो सेटों की तुलना की जाती है।
तो पूछा है कि दो सेटों के बीच सहसंबंध विश्लेषण को सही विकल्प चुने, तो आंसर होगा सी। मल्टीपल में तो बहुत से डेटा होंगे, टू सेट ऑफ डेटा नहीं होगा। पार्शियल में भी कई होते हैं, आपको पढ़ाया गया भी है कि एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कई वेरिएबल होते हैं जिसमें से बाकी सबको फिक्स मानकर एक का प्रभाव डिपेंडेंट वाले पे देखा जाता है कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। और सिंपल कोरिलेशन में तो सिर्फ दो ही होते हैं, दो ही वेरिएबल होंगे ना, दो ही सेट ऑफ डेटा होंगे। तो सी वाला आंसर सही है, 19 का सी। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कोफिशिएंट द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज, कहता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज स्क्वायर, यानी कि हिंदी में देखेंगे सहसंबंध गुणांक है। तो सहसंबंध गुणांक का सही आंसर मैं पढ़ दे रहा हूं, द स्क्वायर रूट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन गलत है, कैन नेवर बी नेगेटिव ये भी गलत है। स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी कि जो सहसंबंध गुणांक होता है वो निर्धारण गुणांक का वर्गमूल होता है। ठीक है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द कोरिलेशन कोफिशिएंट डिस्क्राइब, सहसंबंध गुणांक वर्णन करता है किस चीज का? परिमाण यानी मात्रा और दिशा दोनों का, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, ये मात्रा भी बताता है, क्वांटिटी भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है। आंसर होगा बी। विच ऑफ द गिवन प्लॉट्स इज सुटेबल फॉर टेस्टिंग ए लीनियर कोरिलेशन बिटवीन ए डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, कहता है कि दिए गए प्लॉट में से कौन सा प्लॉट मतलब जो बिंदु प्लॉट करते हैं, आश्रित और स्वतंत्र चर के बीच रैखिक संबंध को परीक्षण करने के लिए उपयुक्त है। तो देखिए, जो स्कैटर डायग्राम होता है, स्कैटर्ड प्लॉट, वो जो है लीनियर कोरिलेशन की टेस्टिंग के लिए सही होता है। स्कैटर्ड प्लॉट आंसर होगा बी, विक्षेप चित्र कहते हैं इसको। फिर से देख लीजिए, कह रहा है आश्रित और स्वतंत्र चर के बीच रैखिक संबंध को जानने के लिए कौन सा चार्ट उपलब्ध सही है, या कौन सा प्लॉट सही है, सॉरी, तो विक्षेप चित्र बोलते हैं जिसको, और स्कैटर्ड प्लॉट इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर कोरिलेशन एनालिसिस विच ऑफ द गिवन असर्शन इज ट्रू, सहसंबंध विश्लेषण के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इसमें एक आंसर होगा सी, क्योंकि ये यूनिवेरिएट एनालिसिस है, यह एक यूनिवेरिएट विश्लेषण है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि सहसंबंध विश्लेषण में ये कौन सा सही है। एक मल्टीवेरिएट लिखा है, एक बाईवेरिएट लिखा है, एक यूनिवेरिएट लिखा है, और डी वाला आंसर लिखा है बोथ बाईवेरिएट एंड यूनिवेरिएट। तो आप बताएंगे यूनिवेरिएट एनालिसिस है, आंसर होगा सी। 24वां क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। देखिए, वेट यानी सकारात्मक सहसंबंध आपको चुनना है। तो देखिए, वेट और इनकम में, यानी कि भार और इनकम में तो कोई संबंध है नहीं आपके। प्राइस और डिमांड में उल्टा संबंध होता है। रीपेमेंट पीरियड एंड ईएमआई, ठीक है, रीपेमेंट पीरियड और ईएमआई, इसका भी कोई वो नहीं है। सबसे सही आंसर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, दोनों ही सेम डायरेक्शन में होंगे। इनकम घटेगी तो क्या होगा, इनकम घटेगी तो एक्सपेंडिचर भी घटेगा। कुछ बच्चों के मन में है कि रीपेमेंट पीरियड और ईएमआई। देखिए, रीपेमेंट पीरियड जितनी अधिक होगी, जितनी लंबी होगी, ईएमआई की किस्त छोटी होगी। अपोजिट संबंध होता है दोनों में। और रीपेमेंट पीरियड जितनी कम होगी, किस्त की अमाउंट उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आंसर होगा आपका डी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सकारात्मक सहसंबंध के लिए सही उदाहरण है आय और व्यय। आय जितनी ज़्यादा होगी, व्यय भी उतना ज़्यादा होगा।
चूज द राइट ऑप्शन फॉर द टाइप ऑफ कोरिलेशन। पूछा ऐसा संबंध के प्रकार को चुनिए। लीनियर नॉन लीनियर ये तो होता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव ये भी होता है, सिंपल मल्टीपल एंड पार्शियल ये भी होता है, और ऑल ऑफ द अबव। तो ये देखिए सारे ही होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव वाला आंसर सही होगा। 25 का डी लगा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए कोरिलेशन ऑफ डिटर्मिनेशन इक्वल टू 1, यानी आप निर्धारण गुणांक को 1 चाहते हैं, 1 करना चाहते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना होना चाहिए। देखिए फिर से देख लीजिए, यदि 1 के बराबर निर्धारण गुणांक के लिए 1 आप लेना चाहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा। अभी मैंने पढ़ाया कि निर्धारण गुणांक क्या होता है, r का स्क्वायर सहसंबंध गुणांक का वर्ग। तो उसको कितना आप चाहते हैं, 1। तो 1 चाहते हैं, तो आपको एक चीज़ तो यहाँ क्लियर हो गई कि सहसंबंध गुणांक का वर्ग होता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर होता है निर्धारण गुणांक। तो अगर आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर जो निर्धारण गुणांक है उसको 1 बनाना चाहते हैं, 1 लाना चाहते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना होना चाहिए, या तो -1 या तो वो +1, क्योंकि -1 का भी स्क्वायर 1 होगा, +1 का भी स्क्वायर 1 होगा। तो आंसर होगा सी। ठीक है, यहाँ देखिए इट कैन बी आइदर +1 और -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, when the correlation or 3 or more variable is studied simultaneously it is called। जब 3 या अधिक चरों के बीच सहसंबंध का अध्ययन किया है तो उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीपल, यानी 1 से अधिक। ठीक है, आंसर होगा सी, मल्टीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन lies between 0.25 and 0 plus 0.75 it is called। जब सहसंबंध गुणांक +0.25 और +0.75 के बीच में होता है तो इसे क्या कहा जाता है, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, यानी सहसंबंध की मध्यम डिग्री, मध्यम डिग्री, निम्न से थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, आंसर होगा सी। रैंक कोरिलेशन इज ए सुपीरियर मेथड ऑफ एनालिसिस इन केस ऑफ। रैंक सहसंबंध विश्लेषण एक बेहतर तरीका है। किस चीज का बेहतर तरीका है, किसके विश्लेषण का बेहतर तरीका है, तो मैं बताया था आपको कि क्वालिटेटिव जो वेरिएबल्स होते हैं, ये गुणात्मक चर होते हैं, उनके विश्लेषण का सबसे अच्छा तरीका है रैंकिंग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आंसर होगा ए। व्हेन 2 वेरिएबल चेंज इज इन ए कांस्टेंट प्रोपोर्शन इट इज कॉल्ड। जब 2 चर एक निश्चित अनुपात में बदलते हैं तो इसे क्या, कौन सा संबंध कहते हैं, रैखिक संबंध, यानी कि लीनियर कोरिलेशन कहते हैं, जब 2 चर एक निश्चित अनुपात में बदलते हैं। तो आंसर होगा इसका 30 का ए, रैखिक सहसंबंध। 31 नंबर देखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, लिमिट नहीं पूछा है। मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है रैंकिंग सहसंबंध गुणांक की। आंसर होगा ए। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, द correlation coefficient will be -1 the slope of straight line is scattered diagram is। कहता है कि यदि सहसंबंध गुणांक -1 हो तो बिखरी हुई रेखा क्या होगी, सकारात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, या निगेटिव होगी, या 0 होगी, कैसी होगी, तो निगेटिव होगी। अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन -1 हो तो स्कैटर डायग्राम जो होगा वो नेगेटिव बनेगा हमारा। बी आंसर सही होगा, 32 का बी। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सहसंबंध के चैप्टर से थे।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।